आकाशात् यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। शिक्षा शुभ्राभ्यकरा ज्ञानमुद्राणविता शुभा अक्षसूतरा सा कुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेद पाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशुद्ध सुधाहिमधाम्युतं शरदं वरबिम्ब समान्करं बहुरतन मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। कनकाभज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मज्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्ववनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विजयादिमहाभय वरणहरं निजकान्ति विलोभित चन्द्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनेक कुलसिति भीतिपदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ॐ सर्वेभ्यो नमः। हर हर महादेव राधे राधे। हर हर महादेव। सभी हर को हर गुरुदेव को महादेव। सब प्रणाम। लोगों को प्रणाम। सब लोगों को गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? देखो, कल हम लोगों ने वृषभ लग्न में द्वादश भावों में चंद्रमा का फल जाना कि 2 नंबर की जो लग्न होती है वृषभ लग्न, उनमें चंद्रमा कहाँ बैठे तो कैसा फल जातक को देते हैं।
हमने जो पढ़ा, एक मेन जानकारी पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा, लेकिन जब हम कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उस समय चंद्रमा के अंश बल को देखते हैं, चंद्रमा के युत देखते हैं और तब जाके फलादेश करते हैं। चंद्रमा पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि इत्यादि देखते हैं। जिस प्रकार से एक मेडिकल का क्षेत्र, एक डॉक्टर का क्षेत्र थ्योरी पढ़ के डॉक्टर नहीं होता, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता, इंडस्ट्री में आके काम नहीं करता, तो मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसको आके अंत में थ्योरी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम ये ज्योतिष पढ़े और ज्योतिष के सूत्र और कौन क्या प्रभाव देता है, इस चीज को तो हम पढ़ ले, लेकिन प्रभाव कितना देता है, ज्यादा देता है कि कम देता है, तो जो हम पढ़े हैं, जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करने लगते हैं तो उसमें जो है, उसमें हमें करना क्या होता है कि हम देखते हैं ग्रह कितने अंश पे है, किस राशि पे है। जैसे मान लो मेष राशि में चंद्रमा है, तो मेष राशि का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि बताया नक्षत्रों के 9 चरण से, अर्थात 2.25 नक्षत्रों के संयोग से मेष राशि का निर्माण होता है। मेष राशि का निर्माण किसके कहते हैं? अश्वनी के 4 चरण और भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण। एक राशि 30 अंश की होती है और 12 राशियां हैं, तो 360 अंश से यह पूरा चक्र पूरा हो जाता है। तो जब हम चंद्रमा का प्रभाव जानते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है किस राशि पे कितने अंश का है, अर्थात किस नक्षत्र पे चंद्रमा है और उसके स्वामी कौन है। क्योंकि जब 2 नक्षत्रों के संयोग से या 2.25 नक्षत्रों के संयोग से एक राशि बनती है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि 2 ग्रहों का भी प्रभाव। शुरुआत की चंद्रमा है, राशि जैसे ही प्रारंभ हुई तो जिस पहले पहले वाली राशि से, मतलब 4 चरण, फिर दूसरे वाली राशि का अब जो ग्रह होगा उसका स्वामी जिस नक्षत्र पे दूसरी राशि होगी, जैसे मान लो हमने सिंह की बात कर लूं तो सिंह में भी 2 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हम फल भी ज्यादा और कम आंकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृषभ लग्न में 12 भाव में, 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। उससे पहले हमने चंद्रमा पढ़ा था, तो चंद्रमा पे थोड़ी सी स्टडी और करते हैं। चंद्रमा क्या मन का कारक है, चंद्रमा क्या मन का कारक है, माता का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। तो चंद्रमा को हम थोड़ा सा, और चंद्रमा को हम स्त्री संज्ञक ग्रह मानते हैं थोड़ा सा। और चंद्रमा है क्या कि अगर किसी कुंडली का हम विश्लेषण करने बैठते हैं, सब ज्योतिषी हैं, तो सबसे पहले होता है क्या, किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर सूर्य और चंद्रमा से ही 60% कुंडली का विश्लेषण वहीं से हो जाता है। किसी का सूर्य सही नहीं, किसी की चंद्रमा सही नहीं है, तो हम करीब 60% कुंडली का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा से देख लेते हैं। जो 40% पड़ा तो उसमें गुरु है, शुक्र है, राहु, केतु, मंगल और शनि इत्यादि के प्रभाव से हम करते हैं। लेकिन 60% कुंडली का प्रभाव जो है सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं। सूर्य है कुंडली के आत्मा है, पिता के कारक कहे जाते हैं। तो इसलिए तो 60% कुंडली के अगर विश्लेषण हम करते हैं सूर्य और चंद्रमा से, 10% हम गुरु से, 10% शुक्र से,
और राहु केतु और शनि से भी 10-10%। राहु केतु छाया ग्रह है, उनकी कोई राशि नहीं होती। अब देखते हैं चंद्रमा से कई दुर्योग बनते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित तो हो जाए तो ऐसी दशा में जातक पे कितना ही धन हो, कितना ही दौलत हो, कितना ही सम्मान मिले, लेकिन अगर मन पीड़ित हो जाता, मन खुश नहीं है, तो उसके लिए वह धन संपदा सब मिट्टी के बराबर है। क्योंकि मानसिक शांति बहुत जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं रहेगा, मन क्या है, चंचल, तो मन को शांत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चंद्रमा का हम विचार करते हैं। चंद्रमा पीड़ित कैसे होते हैं? अगर शनि से कहीं से युति हो जाए, कहीं से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में चंद्रमा पीड़ित होते हैं। इसको हम विष योग कहते हैं। चंद्रमा कहीं भी जन्म कुंडली में चंद्रमा हो और उसी घर में शनि हो, तो यह विष योग कहलाता है। अथवा चंद्रमा जहाँ पे है वहीं पे कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए। शनि की दृष्टि कहाँ से पड़ती है? चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि हो, 7वें भाव में शनि हो, और 10वें भाव में शनि हो, 10वें भाव में शनि हो, तो ऐसी स्थिति में विष योग का निर्माण होता है। मान लो ये आपकी जन्म कुंडली है, मान लो चंद्रमा यहाँ है, तो अगर शनि भी यही है, चंद्रमा के साथ शनि भी यहाँ है, तो यह विष योग कहलाएगा। और यह चंद्रमा से कहा यहाँ ऐसी जैसा पे है कि तीसरे, यहाँ से अगर चंद्रमा लेते 1 2, तो यहाँ 1 मिनट 1 2 3, अगर यहाँ शनि है तो यहाँ से 1 2 3, तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर शनि की पड़ेगी। यहाँ शनि है, यहाँ चंद्रमा, तब भी विष योग होगा। तीसरे 3 2 5 6, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 7वां, यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी विष योग होगा। या यहाँ पे शनि है, यहाँ चंद्रमा है, तो यहीं से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। और चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा जब भी पीड़ित हो जाते हैं, तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप लोग कहेंगे उपाय। उपाय हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव की आराधना करके चंद्रमा को हम ठीक कर लेते हैं। पौर्णमासी का व्रत करके, या चंद्रमा को दूध और जल का मिश्र करके, दूध और जल मिला करके, और पूर्णमासी के रात में चंद्रमा को अर्घ्य देके हम चंद्रमा को सही कर लेते हैं। चंद्रमा को सही करने के लिए माँ की सेवा करें, माँ के आशीर्वाद ले, उससे भी चंद्रमा सही हो जाती है। अर्थात भगवान शिव की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से चंद्रमा सही हो जाते हैं। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया? जी गुरुदेव। चंद्रमा जब भी पीड़ित हो तो भगवान शिव की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से हमारे चंद्रमा सही हो जाते हैं। ठीक है, तो जातक को अगर मन का पूरा साथ लेना चाहिए, मन हमारा भटके नहीं, तो ऐसी स्थिति में माँ का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, माँ के सम्मान करके चंद्रमा को हम ठीक कर लेते हैं। और चंद्रमा हमारा कहाँ से पीड़ित होता है? सूर्य के साथ ही युति हो जाए, सूर्य के साथ युति हो जाए, तो ऐसे में चंद्रमा के बीच योग हो जाए, और सॉरी ग्रहण योग हो, तो अमावस्या योग हो जाता है। क्योंकि ऐसे में चंद्रमा पे अमावस्या योग हो जाता है।
और अमावस्या योग इसलिए होता है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, और अमावस्या योग, वह जो योग कहलाता है वह अमावस्या योग कहलाता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पे हो। सातवें पे हो तो बहुत बढ़िया हो, पौर्णमासी का चंद्रमा होता है, चंचल चंद्रमा होता है। लेकिन अगर एक ही राशि पे हो तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो अमावस्या कहलाता है। आप लोग देखते हैं अमावस्या की रात जो है अंधेरी रात हो जाती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, तो वह जो है हमारा अमावस्या योग कहलाता है। तब भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा फल देते हैं। वहां चंद्रमा ज्यादा दिक्कत होते हैं राहु और केतु से दृष्ट हो जाए। राहु और केतु से जब दृष्ट हो जाए, राहु केतु से कैसे दृष्ट होंगे? चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी है, उसके पांचवें, सातवें और नौवें, जहां भी चंद्रमा है उससे पांचवें, सातवें, नौवें राहु अथवा केतु हैं, तो ऐसे में चंद्रमा को ग्रहण योग लग जाता है, तो वहां भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। अभी हमने ये जाना चंद्रमा कहाँ कहाँ से पीड़ित होते हैं, कैसे पीड़ित होते हैं। चंद्रमा एक तो शनि से, क्योंकि शनि की 7.5 भी जब लगती है ना, तो सबसे पहले चंद्रमा को ही अपने अंडर में लेते हैं। चंद्रमा क्या मन है, मन आपके गलत निर्णय होते हैं, गलत आप कार्य करते हैं, गलत स्थिति में मन जाता है, और जब गलत कार्य कर जाते हैं तो फिर आपको दुख भोगना पड़ता है। तो यही स्थिति 7.5 की होती है। ग्रहण में भी यही स्थिति होती है, चंद्रमा को अंधेरा कर देते हैं राहु केतु। और विष योग हमने पढ़ा। एक सबसे बड़ा जो चंद्रमा और पीड़ित होता है, केमद्रुम योग कहलाता है। केमद्रुम योग कहलाता है। आप में ज्यादातर ज्योतिषी हैं, आप में ज्यादातर पुरोहित कर्म करने वाले हैं, तो ज्यादातर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते या जो जानते भी है, 10 मिनट के लिए कार्यक्रम में वो ये समझ के बैठे कि हम कुछ नहीं जानते। तो चंद्रमा में केमद्रुम योग कैसे लगता है? केमद्रुम योग कैसे लगता है? देखो, चंद्रमा क्या है? मन है। मन पे अगर अंकुश न लगा जाए, अंकुश न लगा जाए तो मन स्वच्छंद हो जाता है। चंद्रमा क्या है? स्त्री कारक ग्रह है, तो स्त्री पे भी अगर कहीं से किसी की निगाह न हो जाए तो स्वच्छंद हो जाती है। तो वही होता है कि अगर मान लो चंद्रमा यहाँ है और उनके आगे अथवा पीछे, यहाँ और यहाँ, अर्थात चंद्रमा चंद्रमा जहां है वहां से दूसरे और 12वें, 12वें कहाँ है? यही गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें 12वें। चंद्रमा जहां है उससे 11वें, उससे 12वें और दूसरे, या चंद्र, सीधी भाषा में कहते हैं चंद्रमा जहां है उसके आगे घर में और पीछे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा केमुद्रुम नामक दोष से ग्रसित हो जाता है। यह केमुद्रुम नाम का जो योग होता है, यह एक दुर्योग होता है। यह दुर्योग होता है। मन में कंट्रोल नहीं होता। ऐसे जातक का मान सम्मान इत्यादि में कमी आती है। मन चंचल होता, गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय से अपना अपजस करा लेता है। कई बार कलंक इत्यादि का भी सामना या अपजस इत्यादि के सामना ऐसे जातक को करना पड़ जाता। कब? जब चंद्रमा जहां भी है उससे न पीछे वाले घर में न आगे वाले घर में, सीधी भाषा में समझ लो कि न उससे पीछे वाले घर में न उससे आगे वाले घर में कोई ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा क्या करते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। अगर यहाँ भी घर नहीं है, यहाँ भी ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है स्वच्छंद हो जाते हैं। ऐसे में जातक में कलंक इत्यादि, मानहानि इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। समाज में इज्जत की कमी इत्यादि, या
अपजस इत्यादि, कई बार जातक बढ़िया भी काम करे तो उसको अपजस इत्यादि का सामना करना पड़ता है। कब? जब चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी हो उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो, उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम नामक योग बनता है और जातक जो है क्रेडिट नहीं पाता, कलंक इत्यादि की संभावना वहां बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में जातक को चंद्रमा और पीड़ित हो जाते हैं। चंद्रमा क्या, करीब करीब सभी ग्रह उसमें जो शुभ ग्रह होते हैं उसमें सब पीड़ित हो जाते हैं। अगर उसके पीछे वाले घर में या आगे वाले घर में अगर मान लो यहाँ कोई शुभ ग्रह है तो यहाँ यहाँ कोई पाप ग्रह हो जाए, पाप ग्रह कौन? राहु केतु शनि या मंगल, तो ऐसी स्थिति में मंगल तो मान लो मंगल है शुभ, लेकिन राहु केतु शनि अगर ऐसे हो जाए, राहु केतु शनि अगर यहाँ हो जाए किसी भी शुभ ग्रहों के साथ, तो ऐसे में पाप कर्तरी योग लग जाता है, पाप कर्तरी योग लग जाता है, तब भी ग्रह पीड़ित हो जाता है। कौन ग्रह? जो शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये इनकी गिनती हम शुभ ग्रहों में करते हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। ठीक है। एक होता है, अब अभी तक तो हमने चंद्रमा खराब क्या होते हैं, दुर्योग पढ़े। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा में बढ़िया योग कहाँ होता है। चंद्रमा जहां भी जन्म कुंडली में, मान लो यहाँ चंद्रमा है और इसी घर में गुरु हो जाए, इसी घर में गुरु हो जाए, तो यह गज केसरी नामक योग कहलाता है और यह बड़ा ही श्रेष्ठ योग होता है। या यहाँ पे गुरु हो जाए, वहां से सातवीं दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा के गुरु पे पड़ेगी, गुरु की चंद्रमा पे पड़ेगी, फिर भी यह गज केसरी नामक योग कहलाता है। यह गज केसरी नामक योग कहलाता है। चंद्रमा और गुरु की दृष्टि गज केसरी नामक योग कहलाता है। बड़ा ही श्रेष्ठ फलदायक होता है। धन, सौभाग्य, समृद्धि, यश, मान, कीर्ति इत्यादि के लिए यह बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ दोनों गुरुओं से, ज्योतिष शास्त्रों में ज्यादातर देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी दृष्टि हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन होता क्या, थोड़ा सा फल में अंतर है। फल में क्या? गजकेसरी नामक योग दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी बनेगा और देवगुरु बृहस्पति से। लेकिन देवगुरु बृहस्पति क्या, मोक्ष के कारक है, देवगुरु ज्ञान के कारक है और वो मोक्ष की तरफ आपको ले जाएंगे। लेकिन दैत्य गुरु जो है आपको भोग विलास इत्यादि, तो चंद्रमा मन है, अगर दैत्य गुरु का साथ मिल गया, शुक्राचार्य जी का साथ मिल गया, शुक्र का साथ मिल गया, तो ऐसे में जातक भोग विलास इत्यादि की ओर आकर्षित होता है। तो गज केसरी नामक योग तो दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अंतर यही है, दोनों में अंतर यही है। तो कहीं से चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, गज केसरी नामक योग छठे, आठवें और 12वें में अगर हो जाए तो उतना फल नहीं देता। छठे घर में, 8वें और 12वें घर में, ये जन्म कुंडली के त्रिक भाव कहलाते हैं। तो वहां पे गज केसरी नामक जो योग बनता है गुरु और चंद्रमा से, वह उतना काम नहीं करता। ठीक है। अगर कुंडली में जहां चंद्रमा है वहीं पे मंगल हो जाए, मंगल से युत हो जाए अथवा मंगल से दृष्टि संबंध बन जाए, मंगल से दृष्टि संबंध बन जाए। मंगल कहाँ कहाँ देखते हैं? जहां पे चंद्रमा मंगल होते हैं वहां पे चौथे घर पे, अगर जैसे मान लो यहाँ मंगल है, यहाँ चंद्रमा है, तो यहाँ से 1 2 3 4, चौथे घर पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी।
यह बड़ा अच्छा होता है। यह महालक्ष्मी नामक योग कहलाता है या राजलक्ष्मी नामक योग कहलाता है, कोई इसको शुभ लक्ष्मी नामक योग कहलाते हैं या लक्ष्मी योग कहलाता है। बहुत बढ़िया योग होता है मंगल और चंद्रमा का। अगर इसी घर में चंद्रमा है, मंगल हो जाए या मंगल यहाँ से दृष्टि डाल दें, चौथी दृष्टि डाल दें, या मंगल यहाँ से दृष्टि डाल दें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ जाए, या मंगल यहाँ है तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल से अगर दृष्टि संबंध बन जाए चंद्रमा का, तो ये जो है बड़ा ही अच्छा धन इत्यादि के मायने में, पराक्रम के मायने में बड़ा ही अच्छा योग कहलाता है। अब एक होता है सुनफा योग। सुनफा योग जन्म कुंडली में आप लोग पढ़े होंगे। अगर चंद्रमा मान लो यहाँ है और इस भाव में कोई ग्रह हो, कोई ग्रह हो, चाहे जो भी ग्रह हो, लेकिन इसमें सूर्य राहु केतु, सूर्य राहु और केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह हो, तो ऐसे में सुनफा योग बनता है। यह जो धन के लिए बड़ा अच्छा होता है, यह धन के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे जातक को चांदी का कंगन इत्यादि पहनना चाहिए, चांदी के कंगन इत्यादि पहने तो ऐसे में अति श्रेष्ठ लाभ सुनफा योग का धन के माने में बड़ा बड़ा अच्छा लाभ ले लेते हैं। मतलब जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्रमा है उसके अगले भाव में, मान लो पहले घर में है तो दूसरे घर में कोई ग्रह हो, लेकिन वहां पे अगर सूर्य राहु केतु होते हैं तो फिर वो सुनफा योग नहीं माना जाता, सुनफा योग नहीं माना जाता। इन 3 ग्रहों को छोड़ के कोई भी ग्रह हो तो वह सुनफा योग कहलाता है। और सुनफा योग का फल लेने के लिए जातक को चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, जहाँ निवास स्थान है उस घर को साफ सफाई रखे, तो ऐसे में सुनफा योग का श्रेष्ठ फल हम ले लेते हैं धन के लिए। जन्म कुंडली में एक अनफा योग का बनता है, चंद्रमा से ये भी बनता है। चंद्रमा जिस घरों में है, मान लो चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से पीछे वाले घर में, ये तो हमने सुनफा आगे वाले घर में हुआ। अनफा जो है जो अनफा योग होता है वो इस घर में हो, इस घर में मतलब पीछे वाले घर में हो, तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। शारीरिक के लिए, मानसिक के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए यह बड़ा अच्छा होता है। चंद्रमा जिस राशि पे जिस घर में हो उसके पीछे वाले घर में कोई ग्रह हो, लेकिन यहाँ भी अगर सूर्य है, राहु है, केतु है, तो वो नहीं माना जाएगा, अनफा योग नहीं माना जाएगा। या यहाँ राहु केतु सूर्य है तो वो सुनफा योग नहीं माना जाएगा। बाकी राहु केतु सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह है तो वो अनफा योग माना जाएगा। ऐसा जातक शरीर से मजबूत होता है, मांसपेशियां दृढ़ होती है, और ऐसा जातक मान सम्मान यश कीर्ति इत्यादि प्राप्त करता है। इसका लाभ लेने के लिए अगर ये अनफा योग न काम करता है, यहाँ चंद्रमा है आपका इधर, या यहाँ चंद्रमा है इस घर में, मतलब पीछे वाले घर में कोई ग्रह है सूर्य राहु केतु को छोड़ के, तो ऐसी स्थिति में अगर वो पूरा काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में जातक को चांदी के गिलास में या चांदी के बर्तन में दूध अथवा जल ग्रहण करे, तो ऐसे में सुगंधित इत्र इत्यादि लगाए, सुगंधित फूल इत्यादि लगाए, तो ऐसी स्थिति में झूठ न बोले, तो ऐसी स्थिति में इसका श्रेष्ठ लाभ ले लेता है। ऐसा जातक मान सम्मान पाता है और गांव समाज जहां भी रहता मुखिया जैसी हैसियत पे रहता है, अर्थात मान सम्मान का बहुत ज्यादा अधिकारी होता है। तो हमने चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग और दुर्योग के बारे में
आप लोगों को बता दिया। आशा है गुरु आप लोग जी बोले। हाँ गुरुदेव, आपने जो सूर्य और चंद्र को अमावस्या योग विष योग को बताया, उसका उपाय क्या है गुरुदेव? अमावस्या से विष योग नहीं बनता। अमावस्या से जो है सूर्य और चंद्रमा, उसमें चंद्रमा के बीज मंत्रों का प्रयोग करके चंद्रमा को बलि कर देते हैं, या मोती इत्यादि पहन के चंद्रमा को बलि किया जाता है, या चंद्रमा के मंत्रों का जाप, बीज मंत्रों का जाप, भगवान शिव की, सब चीज में चंद्रमा किसी भी स्थिति से कमजोर है, भगवान शिव की आराधना भगवान शिव की आराधना, सोमवार का व्रत करे, पूर्णमासी का व्रत करे और चंद्रमा को अर्घ्य दे। जल में दूध मिश्रित जल से जो है, दूध मिला हुआ जल से सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य दे। कब? पूर्णमासी को। माता का सम्मान करें। तो ऐसे में अगर सूर्य से जो है अमावस्या योग है तब भी बढ़िया परिणाम होगा। विष योग का हमने बता ही दिया, शनि से होता है। तो ऐसी दशा में भगवान शिव की आराधना करें, उससे बढ़िया श्रेष्ठ लाभ होता है। जी गुरुदेव। अब वहां भी अच्छा, अब विष योग में एक चीज और देखना होता है। अगर अंश बल दोनों की डिग्रियों में अंतर है तो वो विष योग काम नहीं करता। मान लो चंद्रमा ज्यादा दिन से एक राशि पर रहता नहीं, 2.25 दिन बाद राशि चेंज कर दिया। और शनि क्या करते हैं? शनि कितने दिन तक रहते हैं एक राशि पे? 2.5 साल। तो चंद्रमा फट कर राशि चेंज कर देता है। तो अगर डिग्री की नजदीकी न हो तो वो ज्यादा विष योग काम नहीं करता। दृष्टि इत्यादि पड़े तो उसके लिए भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठकर है। या कई बार अगर शनि से नुकसान हो रहा है तो शनि जैसी चीजों का दान दे के, चंद्रमा बलि है, चंद्रमा से नुकसान हो रहा है तो चंद्रमा वाली चीजों का दान दे के भी हम उसका श्रेष्ठ लाभ। लेकिन अब यहाँ जन्म कुंडली में कई बार आपको ये जानने की दिक्कत होगी कि चंद्रमा आपको हानि कर रहा है कि शनि। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना ही आपके लिए श्रेष्ठकर है, और भगवान शिव की आराधना से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ। कौन है सुरेश जी, कोई प्रश्न करना चाहते थे? और कौन है हाँ प्रश्न करने वाले जो प्रश्न करें? जी गुरुदेव, मैं पूछ रहा हूँ कि लक्ष्मी योग भी बन रहा हो और केमद्रुम योग भी बन रहा हो और विष योग भी बन रहा हो, तो मतलब क्या फल मिलेगा उसका फिर? मिश्रित फल मिलेगा, सबका फल मिलेगा, मिश्रित फल मिलेगा। जिन ग्रहों का दशा आएगा तो उनका जो है मिश्रित फल मिलेगा। मान लो एक ही राशि पे है, जैसे कल धनु राशि में आया था, तो ऐसी जी स्थिति में जो है ना मिश्रित फल मिलेगा। जिन ग्रहों की दशा आएगी वैसा फल मिलेगा। बबलू मिश्रा जी प्रश्न करें। जी गुरुदेव, ये मैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि जब चंद्रमा और शुक्र किसी स्थान पर हो तो वहां भी गज केसरी योग ही बनेगा? हाँ, गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन उसका फल ये लेकिन होगा छठे, कि अगर छठे स्थान पर हो तो इसका क्या फल होगा? छठे, 8वें, 12वें में भी बनेगा। लेकिन अब वो क्योंकि हमने बताया ग्रह तत्व है, तो जी वो अपनी, हाँ, वो सर्दी जनित बीमारी देंगे, वो शुक्र जनित बीमारी, पेशाब संबंधित बीमारी देंगे छठे 8वें में। और 12वां व्यय भाव है, 12वें में शुक्र बड़ा शुभ होता है, वो व्यय कराता है। कब कराएगा? जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेगा तो व्यय क्या करोगे? तो जब व्यय कराएगा तो इसका मतलब आय भी कराएगा। तो ऐसे में 12वें का शुक्र 12वें में दिग्बली होते हैं, ज्यादा बहुत बढ़िया फल दे देते हैं। तो 12वें में तो नहीं, अगर छठे 8वें में है तो देखो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। बनेगा तो यहाँ भी गजकेसरी योग, लेकिन जी उतना बढ़िया काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उस, क्योंकि छठा 8वां 12वां भाव एक त्रिक भाव है। यहाँ जो है त्रिक जातक भाव को होता है। रोग देंगे। हाँ, रोग देंगे, जी चंद्रमा भी रोग देंगे अपनी दशा अंतर दशा में। चंद्रमा जी कौन सा रोग देंगे? सर्दी जुकाम संबंधित रोग चंद्रमा देंगे। सर्दी जुकाम कहिए जी, मानसिक रोग देंगे। हाँ, अब सर्दी जुकाम में लापरवाही किया तो वो नस संबंधित, कफ संबंधित दिक्कतें, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता ही चली जाती है। और जी वो शुक्र क्या करेंगे? पेशाब संबंधित, बलवीरी संबंधित दिक्कतें देते, पेशाब संबंधित रोग दे देते हैं।
अब कितने अंश पे है, किस ग्रहों से प्रभाव से है, तो कुंडली विश्लेषण होता है। लेकिन अगर छठे आठवें में शुक्र है तो अपनी दशा अंतर्दशा में पेशाब संबंधित रोग, आठवें में है तो यौन मार्गों में इन्फेक्शन इत्यादि, पेशाब संबंधित मार्गों में इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या दे देते हैं शुक्र। या कई बार पेशाब की जो नलियां होती हैं, जहां से पेशाब का स्राव होता है, जी तो हाँ वहां से मान लो कहते हैं किडनी से छन के, तो किडनी से आते वहां से लेके मूत्र मार्ग तक में कहीं न कहीं, या समस्याएं मूत्र आ सकती हैं। जनित रोग, हाँ कहीं जलन इत्यादि। अब जैसे कहीं जलन इत्यादि, मान लो पेशाब मार्ग में जलन हुआ है, पेशाब में जो जलन हुआ, पेशाब रुक रुक किडनी के आई, पथरी संबंधित दिक्कतें हो गई, या कई बार होता क्या कि किडनी में दिक्कत हुई, या और जाके उसमें दिक्कत हो गई, आपके क्या कहते हैं मधुमेह इत्यादि दे रोग, सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। वो शुक्र किस स्थिति पे है, किस राशि में है, उसके हिसाब से जी आता है। लेकिन फिर अगर छठे में आठवें में शुक्र है या शुक्र की राशि बन रही है, तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में ये प्रभाव तो जरूर आएगा। गुरु की राशि बन रही है तो पेट जनित समस्या कुछ न कुछ आएगा। ठीक जी है, शनि की राशि जी बन जी रही है तो पैरों में दिक्कतें कहीं न कहीं आएगी, मानसिक चिंता आएगी। चंद्रमा बन रही है तो शीत जनित रोग बता दिया। जी ये वो मंगल है तो तो मालूम है फोड़ा मुझे, फुंसी, हाँ फोड़ा फुंसी, आपने चोट बताया है चपाट सब। इत्यादि समस्या आएगी। ठीक, जी जी धन्यवाद। चलते हैं। हाँ सबके समझ में आ गया। जी गुरुदेव। आगे चले, आज हम जन्म कुंडली में जी वृषभ लग्न में मंगल जानते हैं। वृषभ लग्न में मंगल, वृषभ लग्न 2 नंबर की लग्न होती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अभी हमने जब सूर्य को पढ़ाया था, चंद्रमा को पढ़ाया था, आज मंगल पढ़ा रहे हैं। तब भी इनका बैल का स्वभाव होता है, सांड का स्वभाव, अपने में मस्त, अपने कार्य में मस्त, किसी से छेड़खानी नहीं, बड़े मेहनती होते हैं ऐसे जातक। लेकिन इन अब ये पहले तो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये बड़े जिद्दी भी होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। अगर कोई छेड़ दे तो ये छोड़ते भी नहीं। देखते हो ना, सांडों में एक प्रवृत्ति होती है, जिस खेत में वो आ जाए और आप गलती से अगर उनको मार दिए तो अगल बगल के खेत न खा के उसी खेत में बार बार जाएंगे। अगर आपने मार दिया तो बदला लेने के लिए कई बार सांड प्रयास करते हैं। तो एक इनका जिद्दी स्वभाव होता है। वही में अगर मंगल मंगल आ गए तो मंगल में क्या है, धैर्यहीनता, अति ऊर्जा। तो वहां पे कई बार वैसे शुक्र के साथ मंगल के संबंध अच्छे ही होते हैं। अगर युति हो जाए, शुक्र और मंगल की युति हो जाए, तो ऐसे में चारित्रिक पतन की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मंगल है ऊर्जा और शुक्र है बलवीर के कारक। तो ऐसे में मंगल का साथ पा करके कई बार जातक में चारित्रिक, जातक या जातिका जो भी है उसमें चारित्रिक दोष आ जाते हैं। जन्म कुंड अगर वृष लग्न में शुक्र कहीं और है और मंगल आ गए, तो ऐसे जातक में अति मेहनती तो होता है। और इस लग्न में मंगल जो है सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है, क्योंकि द्वादश भाव में, वृषभ लग्न में द्वादश भाव व्यय है, व्यय के स्वामी अगर लग्न में आ जाए तो ऐसे जातक अपने ऊपर, अपने सौंदर्य इत्यादि पे व्यय करेगा। ऐसी स्थिति में वो व्यय करेगा किस पे, अपने साज सज्जा इत्यादि पे, अपने सुखों के पे वो व्यय करेगा। लग्न में ही अगर मंगल हो गए तो वृषभ लग्न है, शुक्र की लग्न है, तो यहाँ पे अपने शौक श्रृंगार अपने ऊपर जातक व्यय करेगा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी है। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 माता के घर पे जाती है। यहाँ पे मंगल थोड़ा माता के, चूंकि 5 नंबर की राशि है
सूर्य की राशि है गर्म राशि, और यहाँ पे मित्र राशि में मंगल आ गए, तो इस घर में थोड़ा गर्माहट करेगी। घर में जातक का अपने घर में ही क्या घर में गर्माहट देता है, मतलब घर में उससे किसी लोगों से नहीं पटेगी, या माँ से थोड़ा संबंध खराब होगा। माँ से कई बार संबंध खराब होता, माँ से मनमुटाव हो जाता है, या माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी कर देता है, क्योंकि मंगल है गर्मी, या गर्मी की ही राशि में है, सूर्य की राशि में। और तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ी? माँ के भाव में। बाकी ऐसे जातक के भूमि भवन वाहन इत्यादि सुख मिलता है। यहाँ पे अगर मंगल होते हैं तो यहाँ पे चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है। ऐसे में जातक को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, जातक को भूमि भवन वाहन का सुख लेता है, लेकिन मार्क से थोड़ा दिक्कतें होती, या जातक का उस घर में थोड़ा जातक के क्रोध के कारण, क्योंकि मंगल भी क्रोध है सूर्य की राशि में, तो उसके क्रोध के कारण घर में कई बार घर का माहौल गर्म रहता है। बाकी भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख मिलता है। यहीं से मंगल का 1 2 3 4, अब यहाँ 4 5 6 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पे पड़ता है, और यहाँ पे मंगल की अपनी राशि है, तो पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होगी। कई बार इस जातक की पत्नी में माँ में और पत्नी में मतभेद होता है। मंगल यहाँ है तो पत्नी भाव पे जब दृष्टि पड़ती है, माँ के भाव पे दृष्टि, तो कई बार जातक की पत्नी और उसके माँ से मतभेद होती है, या जातक का क्या कहते हैं, पत्नी और माँ से मतभेद इत्यादि की समस्या होती है। फिर भी जातक पत्नी से संबंध, जबकि जातक यहाँ होगा, जातक के अगर यहाँ मंगल होगा तो जातक मांगलिक होगा, और यहाँ आके थोड़ा सा पत्नी क्रोध वाली होगी, थोड़ा सा मन मुटाव इत्यादि होगा, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा। भले ही जातक मांगलिक होगा, यहाँ अपने घर पे आएगा तो घर अपना नहीं बिगाड़ेगा, कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता, तो उसके थोड़ा घर में कहा सुनी, या कई बार पत्नी या माँ से दोनों समस्याओं को उलझाने के पीछे जातक रहता है, लेकिन उसका संबंध विच्छेद नहीं होता। यहाँ से पार्टनर इत्यादि से जातक अति लाभ, भूमि भवन वाहन इत्यादि से ज्यादातर लाभ कमा लेता है। और यहीं से यहाँ मंगल 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। यहाँ 9 नंबर गुरु की राशि है, यहाँ 9 नंबर की गुरु की राशि है। ऐसे में जातक कई बार पेट, गुरु से मित्रता है, लेकिन ऐसे में पेट जनित समस्या ज्ञानी बना देते हैं। अगर गुरु इन्हीं कहीं घरों में है या गुरु की दृष्टि पड़ती, तो ऐसे में जातक ज्ञानी होता है, लेकिन कई बार चोट चपाट इत्यादि की भी समस्याएं उसको लग सकती है, या फोड़ा फुंसी इत्यादि हो सकता है। मंगल ज्यादा बली हुआ तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर संबंधी रोग भी दे देता है, यानी खून जनित बीमारी 8वें में मंगल दे देता है। कैसे समझ लीजिए, व्यय भाव का स्वामी वृषभ लग्न में आ जाए तो वृषभ लग्न मेहनती है, वहां मंगल आ जाए तो जातक अति मेहनती हो जाता है, जातक अति मेहनती हो जाता है। थोड़ा जल्दबाज स्वभाव का होगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव धैर्य विहीनता हो जाती है। अगर शुक्र के साथ मिल जाए, शुक्र से युति हो जाए, शुक्र से दृष्ट हो जाए, तो कई बार चारित्रिक विकार की संभावना बढ़ जाती है। लग्न से मंगल का दृष्टि चतुर्थ घर में जाती है, वहां पे भूमि भवन वाहन इत्यादि सुख तो मिलेगा, लेकिन कई बार माता से जो है थोड़ा मनमुटाव या संबंध, माता से थोड़ा, माता में कोई बीमारी इत्यादि हो जाती है। कई बार माता से मनमुटाव या माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है, और मंगल भी वहाँ अग्नि तत्व का ग्रह आ गया, तो ऐसे में कई बार माता के स्वास्थ्य या तो कमजोर हो जाता है, या माता से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। वहां से मंगल की 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पे पड़ती है, उसका अपना ही घर है,
तो पत्नी ऐसे में जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होगी और जातक भी क्रोध वाला होगा, क्योंकि मंगल उधर होगा। तो कई बार मतभेद हो जाता है, या माता और उसके पत्नी में मतभेद हो जाता है, तो जातक का घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। जा, लेकिन पत्नी से विच्छेद इत्यादि की स्थिति नहीं होती। ज्यादा ऐसा मांगलिक जातक अपने पत्नी के ऊपर कई बार हाथ इत्यादि छोड़ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पड़ती, वहां गुरु की राशि है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार पेट जनित समस्या, साथ में मंगल खून का कारक है, तो खून जनित रोग, चोट चपाट लग जाए, खून बह जाए, या फोड़ा फुंसी इत्यादि, या ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें दे जाता है। सबके समझ में आ गया? जी सर। लग्नगत मंगल का, लग्नगत सर मंगल का। हाँ संतोष जी प्रश्न करें। सर सर आपकी वीडियो अब म्यूट है क्या? म्यूट या आ नहीं रही वीडियो, कौन से भाव की कौन से लगन की बात हो रही है, दिखा नहीं रहा। सुनाई नहीं दे रही थी हमारी आवाज? वृषभ लग्न नहीं की कुंडली है भाई जी, ये वृषभ लग्न की जो आप कुंडली मंगल का जो आप पहले घर बता का। रहे हैं किसने, कौन से लगन की है, कौन सी एक कुंडली जिसके आपको आप देखिए सर। धन्यवाद सर, अब देखिए सर। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप सुन नहीं पाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। शुक्र के साथ अगर दृष्टि हो जाए, शुक्र के साथ युति हो जाए वृषभ लग्न में, फिर भी आप सुने नहीं सर आप ये आवाज। वीडियो म्यूट हो रही है सर। गुरुजी इनका नेटवर्क कम है शायद, इनको एक बार ऐसा कीजिए, हाँ होना आपके चाहिए। यहाँ नेटवर्क में दिक्कतें होगी, एक बार आप लेफ्ट हो उसके बाद रिज्वाइन करो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसी समस्या अगर आती है तो व्यक्ति लेफ्ट हो और रिज्वाइन कर ले, दोबारा ज्वाइन करे तो हो जाता है। एक दिन मेरा भी ऐसा ही हो रहा है, तब मैं लेफ्ट और थोड़ा ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ चलते हैं कुंडली के दूसरे घर में अगर गुरुदेव, मंगल है तो क्या? गुरुदेव क्षमा हाँ करें। जी। गुरुदेव अगर लग्न कोई भी हो, अभी आप जो वृषभ लग्न का आप बता रहे, तो ये लग्न कोई भी हो तो प्रभाव वैसे ही दिखेगा क्या गुरुदेव? नहीं नहीं राशि नहीं, लग्न के हिसाब से जिस राशि में मंगल होगा उसका भी स्वभाव, हाँ मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, तो वो बढ़ जाता। नहीं तो हमने अभी आपको मेष लग्न में हमने सारे ग्रहों के बारे में बता दिया, फिर हमें वृषभ लग्न लेना ही नहीं था। तो फिर मिलता जुलता, देखो ग्रहों का जो स्वभाव होता है तो फल तो स्वभाव के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन जहां लग्न बदल गई, जैसे अब यहाँ है क्या कि शुक्र के साथ, यहाँ शुक्र के साथ युति होके चारित्रिक विकार हो जाएगा। अगर यही मेष लग्न होती और मेष में ही मंगल होते तो ऐसे में जातक ज्यादा मेहनती, ज्यादा क्रोधी, क्योंकि अब लग्नगत मंगल हो जाता है ना। जी और जी कोई मान लो यहाँ बुध, अगर 3 नंबर राशि होती तो बुध के हिसाब से देखा जाता, हाँ किस स्वभाव का राशि है उस ढंग से। लेकिन अब मंगल है क्या, मंगल धैर्यहीनता है, तेज है, मंगल पराक्रम है, तो फल तो वही देगा। मान लो कोई पहलवान है तो किसी के घर में जाए तो बात तो पहलवानी का ही करेगा, कोई ज्ञानी है तो बात तो ज्ञानी का ही करेगा, लेकिन कहीं देखेगा कि किसके घर में हूँ, किस काम में गया हूँ। किसी के यहाँ खुशी में गया है तो खुशी वाली बात करेगा, किसी के यहाँ गम में गया है तो गम वाली बात करेगा। तो ये लग्न क्या है, ये घर है इसके, ये 2 नंबर, मतलब ये शुक्र का घर है, शुक्र जी देव के घर है, उसमें मंगल आ गया। ठीक है। जी। मुझे ये कहना है गुरुदेव, हाँ जी। अगर चंद्र का होता है वो राशि आप कहते हैं, तो और ये जो पहले घर में लग्न जो अलग अंकों का होता है, तो प्रभाव कैसा देगा ये पूछना था गुरुदेव। देखो हाँ, ऐसा है कि देखो दोनों कुंडलियों का जिस पे जिस ज्योतिषी का प्रभाव ज्यादा हो, जो ज्यादा जिस पे रिसर्च किया है। लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है मन, लग्न क्या है आपकी शरीर। होता है क्या, जी जो चंद्रगत राशि होती है, मान लो जिन भावों पे चंद्रमा होता है तो चंद्रमा क्या मन, तो आपका मन उन भावों पे लगेगा। मान लो अगर इसी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे चंद्रमा हो जाए तो यह वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कुंडली हो जाएगी। जी जी तो गुरुदेव। ऐसे जातक का मन कहाँ होगा, ज्यादातर कहाँ होगा, ये क्या है,
अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। अगर यहाँ हो गया तो जातक अपने घरों पे ज्यादा ध्यान देगा, यहाँ हो गया तो ऋण रोग शत्रु पे ध्यान देगा, ठीक है, यहाँ होगा तो पत्नी पे ध्यान देगा, ठीक है, चंद्रमा का मन, ठीक है। जी जी गुरुदेव। हाँ, लेकिन फल क्योंकि वहां राशियां वही बनती हैं, तो कुछ लोग तो क्योंकि इसको देखते हैं लग्न कुंडली, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं तो चंद्र कुंडली से भी फलादेश करते हैं। तो जिनकी जिसपे जो है पकड़ ज्यादा हो, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का मतलब ऐसा, चंद्र कुंडली को और लग्न कुंडली को हम चंद्र कुंडली बना देते हैं। जानते हो कैसे चंद्र नहीं कुंडली गुरुदेव। बनाना जानते हो संतोष जी? एक दिन मैंने बताया था आप लोगों को। जी नहीं गुरुदेव। देखो, मान लो ये हम आज की कुंडली ले लो, वृषभ लग्न की कुंडली है। अब मान लो इसमें चंद्रमा कहाँ बैठाना चाहते हो आप? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में। मान लो 8 नंबर गिनती पे यहाँ चंद्रमा। अब ये होगा क्या, इसमें हम लग्न को यहाँ कर देंगे, ये सीधा ऐसे हो जाएंगे। एक मिनट, ए यू देख रहे हो आप? जी जी गुरुदेव। ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब लग्न। अब यहाँ जो यहाँ ये 2 नंबर की है, ये जो 2 नंबर है, देख रहे हैं? ये 2 नंबर 8 नंबर हो जाएगा। यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन ग्रह जो बैठे हैं ना, ग्रह जिनसे जी जितनी गिनती में बैठे हैं उन्हीं में लिखा जाएगा। जी जी। हाँ, चंद्र कुंडली बनाने का सीधा तरीका, चंद्रमा जहां बैठे हैं उसी को लग्न बना दो, उसी को अकॉर्डिंग ग्रह जिन राशियों में इसमें लग्न कुंडली में है उसी में बैठा दो, चंद्र कुंडली आपकी तैयार हो गई। ठीक है, जी गुरुदेव। चले दूसरे भाव में बताएं। जी जी। मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव बता रहे हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर में मंगल हो गया तो मंगल कौन है? द्वादश है। देखो और सप्तमेश है। 7वें घर में 8 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है, और 1 नंबर की राशि 12वें घर में है। ये देखो, यहाँ ये भी मंगल की राशि है, ये भी, और ये व्ययेश जो है जाके कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक धन तो कमाएगा, धन कमाएगा और व्यय भी बढ़िया करेगा, व्यय भी बढ़िया करेगा। अब यहाँ अगर बुध से स्थिति सही हुई, बुध तात्कालीन मित्रता हुए कहा, अगर मंगल है तो यही तीन घर आगे 3 घर पीछे है, तात्कालीन मित्रता हो गई तो ठीक है। नहीं, यहाँ मंगल आके थोड़ा सा वाणी में कटुता देगा, धन तो श्रेष्ठ कमाएगा लेकिन वाणी में थोड़ा कटुता देगा, परिवार के जनों से कई बार मतभेद होगा, और ऐसी स्थिति में अपनी पैतृक संपत्ति के लिए भी जातक को विवाद इत्यादि के सामना करना पड़ेगा। लेकिन व्ययेश है, व्ययेश धन भाव में गया है तो धन तो कमाएगा क्योंकि व्यय का स्वामी है। अब व्यय कब करेगा? जब धन पाएगा ही नहीं तो व्यय कहाँ से करेगा? तो धन तो यहाँ जातक कमाएगा, लेकिन कई बार अपने कुटुंबजनों से पैतृक संपत्ति इत्यादि के लिए, अगर बुध से संबंध बढ़िया, बुध से क्योंकि बुध की राशि है, अगर बुध से तात्कालीन मित्रता है, तात्कालीन मित्रता कहाँ? जिस राशि में ग्रह बैठा है उससे 3 घर आगे, 1 2 3 और 3 घर पीछे, 1 2 3, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर बुध है तो तात्कालीन मित्रता में आ गया, तब तो बढ़िया है। नहीं तो कई बार जातक को, चूंकि ये गुस्से वाला मंगल है, यहाँ आके वाणी में थोड़ा करेगा। यहाँ से हम कुटुंब का भी बात करते तो कई बार अपने परिवार में थोड़ा माहौल गर्म करेगा और पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, पैतृक संपत्ति के लिए दिक्कत हो जाएगी। पैतृक संपत्ति पाएगा तो, लेकिन थोड़ा उसमें परेशानी होगी। और यहीं से मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि बुध के ही घर में पड़ेगी, बुध के ही घर में 5वें घर में पड़ेगी। यहाँ पे मंगल थोड़ा सा एक बार विद्या अध्ययन में
दिक्कत देगा। अगर बुध से तात्कालीन मित्रता हुई तब तो ठीक है, नहीं कई बार पढ़ेगा कुछ काम करेगा कुछ। यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद भी प्रॉपर्टी इत्यादि का बिजनेस कर सकता है, ज्ञान का घर है। एक आध बार पत्नी के गर्भपात इत्यादि की भी स्थिति के सामना, अगर बुध सही नहीं हुए, बुध तात्कालीन मित्रता में नहीं हुए तो कई बार पत्नी से गर्भपात इत्यादि की भी सामना, या बच्चों से, बेटे से कई बार मतभेद इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी ऐसे जातक संतान होता है, पहली संतान में दिक्कत हो सकती है, गर्भपात इत्यादि की समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी जातक को संतान होगा, क्योंकि मंगल गर्म गर्भ वो है। और यहाँ पे मंगल के बुध अगर तात्कालीन मित्रता में आ गए, बुध 3 घर इधर 3 घर इधर हो गए, तात्कालीन मित्रता में आ गए, तब तो संतान से भी लाभ प्राप्त करेगा। और ऐसा जातक संतान से भी लाभ प्राप्त करेगा और पुत्र तो इसको होगा ही। वैसे बुध की राशि है तो कन्या संतति का योग बनता है, लेकिन फिर भी संतान इसको होगा। पहले गर्भ में थोड़ा दिक्कत हो सकती, पहले गर्भ में गर्भपात इत्यादि की समस्या हो सकती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि, अगर मंगल यहाँ है तो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ी। कई बार जातक पढ़ाई कुछ करेगा, काम कुछ करेगा, क्योंकि बुध दुस्वभाव राशि है तो कई बार काम अलग करा देता है। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, वहां भी गुरु की राशि है। गुरु की राशि है तो पेट संबंधी दिक्कत है, गुरु से अगर तात्कालीन मित्रता हो गई तब तो ठीक है, नहीं मंगल खून संबंधित दिक्कतें दे देता है, ब्लड प्रेशर का रोग। और ऐसे जातक, चूंकि ये अष्टम भाव ज्ञान का भी है तो वहां से जातक को ज्ञानी बना देता है। और क्योंकि संबंध बना है धन भाव से, जातक कई बार आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करता है, या ससुराल इत्यादि से भी धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर मंगल का संबंध बनता है तो कई बार, क्योंकि पत्नी भाव का भी स्वामी है और व्यय का भी स्वामी है, तो कई बार पत्नी से भी मतभेद इत्यादि की संभावना हो जाती है। खून संबंधी दिक्कतें, चोट चपाट, ब्लड प्रेशर या फोड़ा फुंसी संबंधी दिक्कतें मंगल दे देते हैं। सातवें, आठवां मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, शनि की राशि, और यहाँ मंगल 10 नंबर राशि में परम उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल भाग्य को अतिबली कर देंगे और भाग्य के बदौलत ही धन, श्रेष्ठ धन लाभ कमाएंगे। ठीक है, भाग्य के बदौलत संतान और धन दोनों प्राप्त करेंगे। समझ गए द्वितीय भाव में मंगल का फल? जी, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं तीसरे घर में। जन्म कुंडली का तीसरा घर, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न के तीसरे घर में मंगल हो गए, वृषभ लग्न के तीसरे घर में मंगल हो गए, दिखाई दे रहा आप लोगों को? गड़बड़ हो गया मैं। वृषभ लग्न के तीसरे घर में अगर मंगल हो गए तो ऐसी स्थिति में वहां मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल किसके हो जाते हैं? नीच के मंगल, क्योंकि 4 नंबर राशि बनी है और वहां मंगल नीच के हो जाते हैं। तो जब मंगल नीच के हो जाते हैं, यहाँ मंगल नीच के हो जाते हैं, और तो पराक्रम में थोड़ा कमी कर देते हैं। जातक कई बार पराक्रम में कमी कर देता है, या चंद्रमा के अगर संबंध हो गए, चंद्रमा इन्हीं घरों में हो गए तो ठीक है, नहीं तो कई बार जातक अपना कार्य शुरू तो कर देता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि
वहां चंद्रमा की राशि है, मन बदल जाएगा और बीच में ही कार्य को छोड़ देता है। तो कई बार ऐसे में क्योंकि वहां पे नीच के मंगल हो जाएंगे, जातक के थोड़ा सा पराक्रम में कमी हो जाएगी, जातक के छोटे भाई बंधुओं से, भाई बहन इत्यादि से मतभेद का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ से जातक के छोटे भाई बंधु इत्यादि से मतभेद का सामना करना पड़ जाता है। कब? जब तीसरे घर में मंगल होंगे और वहां पे मंगल के 4 नंबर की राशि बनी है, 4 नंबर में मंगल नीच को होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो कई बार भाई बंधुओं से, जातक के भाई बंधुओं से या भाई बहन, छोटे भाई बंधुओं बहनों से संबंध में थोड़ा कमी हो जाते हैं या होते ही नहीं। जातक के छोटे भाई बंधु होते ही नहीं या होते हैं तो उनसे संबंध में थोड़ा दिक्कतें हो जाती है और थोड़ा पराक्रम में भी कमी हो जाती है, क्योंकि नीच के मंगल है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो कई बार कार्य को अति उत्साह में शुरू तो करेगा लेकिन बीच में ही अधूरा छोड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा है मन के कारक और चंद्रमा के राशि में नीच के हो जाते हैं मंगल, तो उस नीच के कारण जो है काम को आधा अधूरा ही छोड़ देगा जातक। ठीक है जी गुरुदेव। अब तीसरे मंगल है तो मंगल की एक दो तीन चार, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि छठम भाव पड़ती है। ऐसे में शुक्र की राशि है, अगर शुक्र यही में हुए तो चारित्रिक पतन की भी स्थिति आ जाती है। अगर शुक्र यहाँ नहीं हुए तो मंगल करता क्या, जैसे ब्लड प्रेशर संबंधित, खून संबंधी बीमारी तो देता ही है, साथ में शत्रु, ऐसे जातक के शत्रु बहुत हो जाते हैं। नीच का मंगल और इसकी यहाँ दृष्टि पड़ जाती तो ऐसे में जातक के शत्रु हो जाते हैं और शत्रुओं पे यह मंगल वाला ही जातक हमेशा भारी रहता है। ऐसे जातक को मैं सलाह दूंगा वह ऋण तो ले, सरकार इत्यादि से ऋण ले, लेकिन कहीं प्राइवेट ऋण न ले, क्योंकि जातक के स्वभाव में जल्दबाजी होगी और कहीं से ऐसा ऋण ले लिया और कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो ऐसी स्थिति में, चूंकि 4 नंबर राशि में मंगल है, मतलब कर्क राशि मंगल है, चंद्रमा वहां नीच का होता है, तो कई बार अति उत्साह में जातक अपनी पैतृक संपत्ति इत्यादि बेचकर ऋण चुकाने में लग जाता है। तो ऐसा जातक गवर्नमेंट से कर्जा ले और कर्जा से उन्नत करे। ऐसे जातक को हम राय देते हैं कभी भी किसी को कर्जा न दे। अगर ऐसा जातक कर्जा दे देता है तो उसकी भाग्य चली जाती, तो कभी किसी को कर्जा न दे। और ऐसे जातक अपने शत्रुओं पे हमेशा भारी रहते हैं। शत्रु तो इनके बहुत होते हैं लेकिन शत्रुओं पे हमेशा भारी रहता है। और ऐसे जातक कई बार भूमि भवन वाहन पे ही खर्चा करते हैं और उसी में अपना कर्जा लेते हैं, कर्जा से उन्नत कर जाते हैं। तो चौथी दृष्टि छठे भाव पे, फिर 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, वहां पे भाग्य को बढ़ा देता है। और 8वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती, तो ऐसी स्थिति में जातक, तो उसे शनि की राशि है लेकिन वहां पे भी भूमि भवन वाहन इत्यादि का कार्य करके या गाड़ी मोटर होटल इत्यादि का कार्य करके जातक श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। जातक श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। मंगल का अगर कर्म से संबंध हो जाए तो मंगल जनित कार्य क्या होता है, एक तो सेना पुलिस इत्यादि से होता है, क्योंकि शनि की राशि है तो सेना पुलिस में नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जातक करता क्या, होटल संबंधी कार्य, भट्ठे, ईंट भट्ठे इत्यादि से, मोटर गाड़ी से, मतलब जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता हो, ऐसी चीज के, या भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का कार्य करके जातक श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है अगर दशम से संबंध हो तो। तो तीसरे भाव में मंगल का फल मिल, समझ गए सब लोग? किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं।
किसी का कोई प्रश्न करते हैं आप लोग? गुरुदेव, हम्म। कि षष्ठम भाव में जो मतलब कि ऋण उसके ऊपर चढ़ेगा या वो दूसरे को ऋण नहीं देना चाहिए? देखो, ऐसा है कि वो ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो ऐसे में जातक पे ऋण भी होगा, शत्रु भी होंगे, लेकिन वो अपने मेहनत से, चूंकि पराक्रम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में जातक ऋण रोग शत्रुओं पे हमेशा भारी रहेगा। ऋण लेगा लेकिन ऋण को अदा भी कर देगा पराक्रम को। सलाह मेरी है कि ऐसे जातक को ऋण देना नहीं चाहिए। अगर वो ऋण दे देता है तो चूंकि भाग्य से भी संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपना भाग्य नाश कर लेता है। तो ऐसे जातक को ऋण नहीं देना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट से इत्यादि से ऋण ले। और श्रेष्ठ, हाँ, ऐसे में महाजन इत्यादि, बनिया इत्यादि से जो लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं, नहीं लेना चाहिए प्राइवेट आदमी से, क्योंकि पैसे मान लो समय से न दिया तो लोग उससे तगादा करेंगे, उसके मान सम्मान पे कुछ बात करेंगे। मंगल क्या है? जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी में करेगा क्या? अति उत्साह में कई बार और उस कर्जे को चुकाने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति इत्यादि बेच के, क्योंकि मंगल है, किसी को सुनेगा तो है ही नहीं, जातक उत्साही होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अपनी संपत्ति इत्यादि बर्बाद कर लेता है। तो ऐसे में प्राइवेट में न ले, गवर्नमेंट इत्यादि से लोन ले, और लोन से ही वो बढ़ोतरी कर लेता है, लोन से ही अपना भाग्य बढ़ा लेता है। ऐसे जातक ऋण रोग शत्रु में ही रहे तो बढ़िया है, शत्रुओं पे विजय करते हैं और कर्जा लेके कर्जे से ही अपना सब कुछ भाग्य बना लेते हैं, अपना व्यवसाय इत्यादि कर्जे से ही कर लेते हैं। आज के जमाने में ज्यादातर उद्योगपति जितने हैं बड़े बड़े, सब पे गवर्नमेंट से, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे और भी कोई बड़े ग्रुप है, सबने गवर्नमेंट से कर्जा लिया है और उनकी क्रेडिट होती है, बैंक इनको पैसे दे देता है, उसी से लाभ कमाते हैं। ठीक है। जी जी। तो समय गवाही दे रहा है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न कर सकते हैं। हाँ फिर गुरुदेव, हम, मेरा प्रश्न है गुरुदेव, पूछूं? जी, पूछिए पूछिए। अभी आप वृषभ लग्न में आपने बताया कि तीसरे स्थान में मंगल, उसकी हाँ दृष्टि 8वीं दृष्टि जाएगी 10वें स्थान पर, जहाँ शनि की राशि है। तो शनि न्याय का कारक होता है, रेत, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन का कारक भी होता है। तो क्या ऐसा हाँ हाँ। जातक न्यायालय या रेत, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर में काम करे तो अच्छा है? देख, शनि कराता है क्या? दास्ता करता। हाँ, ये भूमि भवन वाहन का काम, रेत सीमेंट बिल्डिंग निर्माण के संबंधित चीज का भी कार्य करके कमा सकता है। और अगर चाहे ना, शनि मंगल का साथ हो तो इंजीनियरिंग काम में बढ़िया होता है। शनि मंगल का अगर साथ हो जाए तो ऐसे में कई बार डॉक्टर जो है, डॉक्टरी उपकरण, जो मेडिकल संबंधित उपकरण होता है, उसका भी व्यवसाय करके जातक श्रेष्ठ लाभ कमा सकता है। ऑपरेशन इत्यादि का जो सर्जन संबंधित चीजें होती है ना, समझ गया। या हाँ, ड्रग्स, जो कुछ दवाएं होती, कीटनाशक दवाएं इत्यादि, क्योंकि शनि का संबंध है, शनि के 20 पदार्थों से है, तो ऐसी भी दवाएं जो ड्रग्स होती हैं, जो इन चीजों से भी जातक श्रेष्ठ धन कमा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए। और किसी के कौन है? प्रवीण जी, प्रवीण जी प्रश्न करें। प्रवीण जी, प्रश्न। आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, मेरा प्रश्न यही था, अगर मेष राशि का तीसरे स्थान पे मंगल हो तो उसका वही परिणाम होता है, क्या अलग होता है? देखो, मेष राशि में अगर लग्न में मंगल हो तो लग्नेश भी होंगे, लग्नेश भी होंगे, और हाँ मंगल जी। लग्न में ही होंगे, हाँ, स्वगृही तो हो जाते उनका हैं। आठ। हाँ, वही तो रिजल्ट वहां मिलता है थोड़ा, क्या? नहीं, पराक्रमी होंगे, पराक्रमी होंगे, थोड़ा गुस्से जी वाले, गुस्से जी। वाले होते हैं। सप्तम भाव में वहां 7 नंबर की राशि होती है। जी तो शुक्र से अगर साथ बन जाए, शुक्र से युति हो जाए, तो थोड़ा चारित्रिक विचार आ जाता है, ऐसा जातक मांगलिक होता है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। मंगल का स्वभाव थोड़ा क्रोध का होता है, लग्न जब मंगल थोड़ा क्रोधी होता है, जल्दबाज होता है, जल्दबाज जी। होता है, थोड़ा धैर्य की कमी होती है। जैसे कुछ चीज कहे, जैसे किसी को कुछ कहे तो कोई आदमी कुछ सोचता विचारता है, और सोचेगा विचारेगा नहीं, जो मन में आया कर लेता है। ठीक है। तीसरे तीसरे भाव पे अगर मेष राशि का स्वराशि मंगल हो तो वही पड़ता है क्या?
तीसरे भाव में लग्नेश, लग्न का नहीं बोल रहा मैं, तीसरे भाव में अगर तीसरे मंगल भाव में स्वराशि वहां का 3 नंबर की राशि मिथुन मिथुन राशि बनेगी। अब बुध से नहीं नहीं नहीं, संबंध देखना पड़ेगा, जी जी बुध जी से नहीं संबंध कैसे गुरुजी, है तो उसके हिसाब से। बाकी अति पराक्रमी होगा, लग्नेश जो है पराक्रम भाव में जाएगा तो अति पराक्रमी होगा और पराक्रम करेगा। छोटे भाई बंधुओं से थोड़ा मतभेद किया तो हो जाएगा, लेकिन अगर कई बार बुध से साथ हो जाए तो छोटे भाई बंधु भी ऐसे मंगल वाले जातक से, लग्नेश से, जी जिनके हाँ उससे लाभ कमा लेते हैं। छोटे भाई बंधु भी इस पे आश्रित ठीक, हो जाते हैं और इससे लाभ कमा लेते हैं। ठीक है धन्यवाद 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 गुरुजी। जी। चलते हैं संतोष जी, शांति पाठ कराएं, समय ज्यादा हो रहा है। सब लोगों जी, को हर हर महादेव, हर हर महादेव, शुभ रात्रि गुरुदेव। प्रणाम शुभ गुरुजी। रात्रि, शुभ रात्रि सब शुभ लोगों को रात्रि, जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सुरेंद्र जी शांति पाठ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आचार्य हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। प्रवीण जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी जी प्रवीण जी जी, प्रवीण कुलकर्णी, हाँ 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 बोले सर। हा आपण कुठून आहात? सातारा महाराष्ट्र, सातारा, वा वा वा। महाराष्ट्र। हा, मी पण महाराष्ट्राचा सोलापूरचा आहे. हाँ हाँ मी सातारा। सोलापूर मधून अक्कलकोटचा आहे. अरे वा वा, स्वामी समर्थांना नमस्कार सांगा आमचा। स्वामी समर्थ. आणि आपले श्री स्वामी संजय टेकडे आहेत, एक पुण्याचे आहेत ते. हा ते पण आता थोड्या वेळापूर्वी म्हणजे लेफ्ट झाले असते. बर बर बर, ओके, रोज क्लास जॉईन करत जाऊ. हा गुरुजी हा, ओके अरे ओके, मी पण आपला एक विप्र आहे गुरुदेव, हा, मी पण शिकतोय. बर 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 बर, चालतं. शुभरात्री. नाही चालेल चालेल, शुभरात्री तुम्हाला पण, शुभरात्री, ओके.